हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एनसीएफ 2005 को। किसको देखेंगे? एनसीएफ 2005 को। और एनसीएफ 2005 के अंदर हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन टॉपिक्स में से दोस्तों आपका सीटेट हो या कोई भी टेट हो, जहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सब एनसीएफ 2005 के अंदर मैक्सिमम जितने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उन्हीं टॉपिक्स में से ही आपके बनेंगे। तो चलिए इस एनसीएफ 2005 को देखते हैं और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीएफ का आपका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से हम लोग क्या इसको जानते हैं, एनसीएफ 2005 को। अगर आप लोग से पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का थीम क्या है, थीम कहें या सूत्र कहें, एनसीएफ 2005 का थीम क्या है? तो एनसीएफ 2005 का थीम है बिना बोझ के पढ़ना और अधिगम करना। बिना बोझ के पढ़ना या अधिगम करना आपका एनसीएफ 2005 का क्या है? थीम है, जिसे हम लोग कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। इस थीम को स्वीकार करने के लिए यही मुद्दा था कि बिना बोझ के अधिगम कैसे हो। तो इस मुद्दे को सही सिद्ध करने के लिए कि शिक्षा कैसे बोझ मुक्त हो, शिक्षा हम लोग का कैसे बोझ मुक्त हो, इसीलिए बहुत से शिक्षाविद, विषय के ज्ञाता जो थे और मनोवैज्ञानिक, मतलब बहुत से शिक्षाविद, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, विषय के जो ज्ञाता थे, इन लोगों की मीटिंग होती है। क्या होती है? मीटिंग होती है। तो इन सब का उद्देश्य एक ही रहता है कि मतलब कैसे शिक्षा को बोझ मुक्त किया जाए। तो इन सब ने अपने अपने सुझाव देते हैं, सबके अलग अलग सुझाव होते हैं। तो इन सुझाव को एक पेपर या दस्तावेज कहें, उस पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। पेपर या दस्तावेज पे लिखा जाता है, उसी को नाम दिया जाता है क्या? एनसीएफ का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? एनसीएफ का नाम दिया जाता है। तो एनसीएफ आपका क्या है? एनसीएफ एक दस्तावेज है आपका। क्या है? एनसीएफ आपका एक दस्तावेज है। और यह दस्तावेज की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? यह दस्तावेज की जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई थी। किसको दी गई थी? एनसीईआरटी को, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी को। इसी को क्या दी गई थी? एनसीएफ 2005 की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसको तैयार करें। फिर दोस्तों अगर आप लोग से आगे पूछे कि एनसीएफ 2005 के, एनसीएफ 2005 जो हम लोग का बना है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। और निर्देशक कौन थे? तो निर्देशक आपके थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अब हम लोग एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग से पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का आरंभ किस अंश से होता है, तो एनसीएफ 2005 का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निबंध है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निबंध है। कौन सा निबंध है? सभ्यता और प्रगति। तो एनसीएफ 2005 का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति के अंश से होता है। किससे होता है? सभ्यता और प्रगति के अंश से होता है एनसीएफ 2005 का आरंभ। फिर अगर आप लोग से पूछे कि एनसीएफ 2005 मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देता है, किस पर बल देता है, तो आपका देता है बल किस पे? शांति के लिए शिक्षा पर बल देता है। शांति के लिए शिक्षा पर बल देता है आपका एनसीएफ 2005। अगर आप लोग से दोस्तों पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, मतलब एनसीएफ 2005 कितने भाषाओं को प्राथमिकता देता है, तो एनसीएफ 2005 3 भाषाओं को प्राथमिकता देता है। तो इसका भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला। क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला। हम लोग अब देखते हैं कौन कौन सी तीनों भाषाएं हैं। तो दोस्तों आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? प्रथम भाषा आपकी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा है। और द्वितीय भाषा आपकी कौन सी है? द्वितीय भाषा आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसे अंग्रेजी आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। फिर तृतीय भाषा आपकी जैसे पंजाबी होती है, बंगला, संस्कृत, उर्दू,
या कहीं पे तेलुगु, मराठी, ये सब क्या है तृतीय भाषा में आएगा। तो अगर पूछा जाए एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला कैसा है, तो एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला त्रिभाषाई फार्मूला पर आधारित है। फिर दोस्तों अगर नेक्स्ट आप लोग से पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 को किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, एनसीएफ 2005 को किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, तो एनसीएफ 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन उस समय जब एनसीएफ 2005 बना था तो उस समय इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था। दोस्तों अगर नेक्स्ट आप लोग से पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद किन किन भाषाओं में किया गया है, तो एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, और आपकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसी में एनसीएफ 2005 का क्या किया गया, अनुवाद किया गया है। मतलब 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। फिर दोस्तों अगर आप लोग से नेक्स्ट पूछे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, तो एनसीएफ 2005 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? मातृ। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस दस्तावेज मीन्स आपका एनसीएफ 2005 में सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज की कल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को चिन्हित किया गया है। जो एनसीएफ 2005 है आपका, ये कहता है कि समाज में सबके प्रति एक जैसा न्याय, सबके प्रति समानता होनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म को प्रधानता न दी जाए, समतामूलक समाज की कल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य है। जो एनसीएफ 2005 इन उद्देश्यों को क्या करता है, चिन्हित करता है। तो देखते हैं हम लोग कि ये उद्देश्य कौन कौन से हैं। दोस्तों आप लोग का पहला कौन सा उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है विचार और कर्म की स्वतंत्रता। क्या है? विचार और कर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए बच्चों की। इससे बच्चों के अंदर रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास होगा। और अगर आप लोग से पूछे विचार और कर्म की स्वतंत्रता कैसे करें, तो भय मुक्त कक्षा का वातावरण दें। मतलब कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जहाँ बच्चे को भय ना लगे। छात्रों के विचारों को मान्यता देनी चाहिए क्लास में, और मैत्रीपूर्ण कक्षाएं चलानी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर विचार और कर्म की स्वतंत्रता आएगी। ये आपका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य आपका क्या है? दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। इससे जो छात्र हैं वो एक दूसरे के सुख दुख को क्या करेंगे, समझेंगे। जब दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को जानेंगे तो छात्र एक दूसरे के दुख और सुख को समझेंगे, जिससे एक संवेदनशीलता समाज का क्या होगा, निर्माण होगा। जिससे क्या होगा, एक संवेदनशीलता समाज का निर्माण होगा। और अगर पूछे कैसे करें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बच्चों के अंदर कैसे लाएं, तो समावेशी शिक्षा दें। या समावेशी शिक्षा में होता है अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग भाषा के अलग अलग जगह से आते हैं, और एक साथ उनको जब शिक्षा दी जाती है तो उनके अंदर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को समझने का मौका मिलता है। तो ये आपका हो गया दूसरा उद्देश्य। और आपका तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य है आपका नई परिस्थितियों का सामना करना। जो छात्र हैं, छात्र के जीवन में आने वाली जो नई नई समस्याओं का समाधान जब खुद करते हैं बच्चे, तो नई परिस्थितियों का क्या करते हैं, सामना करते हैं। इसलिए छात्र के जीवन में जो नई नई समस्याएं आती हैं उनका सामना उन्हें करने देना चाहिए। और जब वो सामना करेंगे तो क्या, इससे सफल सामाजिक प्राणी बनने योग्य होंगे। जिससे बच्चे क्या बनेंगे, सफल सामाजिक प्राणी बनेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या समाधान करने के खुद को अवसर दें। मतलब जितने भी प्रॉब्लम है वो अगर खुद सॉल्व करेंगे, समस्या का समाधान खुद करेंगे, तो उनको नई परिस्थितियों का सामना करने में आसानी होगी। और चौथा आपका कौन सा है? चौथा है आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना सिखाना चाहिए। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे तो उनके अंदर विश्वास बढ़ेगा
क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट है आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान की क्षमता। मतलब ऐसी क्षमता जो योगदान दे सके, ऐसी क्षमता का बदलाव होना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या था? एनसीएफ 2005 के उद्देश्य थे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने पाठचर्या निर्माण के लिए निम्न 5 सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था। मतलब एनसीएफ 2005 है वो 5 सिद्धांतों को मानता है। अगर आप लोग को पाठचर्या का निर्माण करना है तो इन 5 सिद्धांतों को ध्यान में रख के ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला सिद्धांत आपका क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना मतलब जो ज्ञान होना चाहिए वो स्कूल के बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए, मतलब व्यवहारिक होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान को क्या करना चाहिए? बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, मतलब व्यवहारिक। आपका ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। फिर दूसरा आपका है कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। जो पढ़ाई हो वो रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए। फिर तीसरा आपका क्या है? पाठचर्या का इस प्रकार संवर्धन की, मतलब पाठचर्या का इस प्रकार संवर्धन करना चाहिए कि वह बच्चों को चरमुखी विकास के अवसर मुहैया करा सके। चरमुखी विकास में होता है हर दिशा में उसका विकास होना चाहिए, बजाय इसके कि वह पाठ पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। मतलब पाठ पुस्तक केंद्रित बनकर ना रह जाए, उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। उसका बच्चे का क्या होना चाहिए? चरमुखी विकास होना चाहिए। और चौथा क्या आपका? परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना चाहिए। कक्षा की गतिविधियों से परीक्षा को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। मतलब कक्षा कक्ष में अन्य गतिविधियों भी करानी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। मतलब ऐसी भी मतलब पहचान का विकास करना चाहिए जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य की व्यवस्था और राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। मतलब राष्ट्र के प्रति भी आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, ऐसे मतलब पहचान के विकास कराने चाहिए। दोस्तों अब हम लोग इसके आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अंग या भाग। एनसीएफ 2005 के अंग या भाग। तो एनसीएफ 2005 के 5 अंग हैं या भाग हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के अंग या भाग। तो एनसीएफ 2005 के आपके 5 अंग या भाग हैं। तो पहला अंग आपका क्या है? परिपेक्ष। पहला अंग है आपका परिपेक्ष। दूसरा है सीखना और ज्ञान। तीसरा है आपका पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। फिर चौथा आपका क्या है? विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। मतलब आपका पहला है परिपेक्ष, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है आपका पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, और फिर चौथा है आपका विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, और पांचवा आपका व्यवस्थागत सुधार। अब आपका एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण को देखते हैं कि मतलब एनसीएफ 2005 आप मतलब जो शिक्षक है उनका बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। यह एनसीएफ 2005 क्या कहता है देखते हैं। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और प्रकृति अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए एक अर्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है और सभी बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। मतलब वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। ये एनसीएफ 2005 बच्चों के प्रति दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 का। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षक के प्रति कैसा दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 का। आपका एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण को देखते हैं। आपका एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, मतलब शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। मतलब शिक्षक क्या है? एक सुगम करता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है, जो बच्चों की मदद करता है उनके अर्थ को समझने, सूचना को अर्थ में बदलकर बच्चों को समझाने के लिए।
और अब हम लोग और आगे देखते हैं और देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले ये है कि शिक्षा का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है आपका? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका एनसीएफ 2005 है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, सूचना को ज्ञान मानने से बचे। ये कह रहा है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचे, मतलब जब तक आप अपनी आँखों से देख ना ले और कानों से सुन न ले, तब तक किसी चीज़ को, मतलब किसी भी सूचना को आप लोग ज्ञान न मान ले। तो यही कह रहा है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इन सब जो शिक्षण सूत्र है इनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए पढ़ाते वक्त। फिर कह रहा है बालकों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। जो बालकों का स्कूल के बाहरी जीवन में क्या करें? तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो जैसे कहीं मान लीजिए वो सब शादी में सब लोग एक साथ गए हैं, तो बालक से बोलेंगे कि इधर मत जाना उधर मत जाना, अगर इधर उधर चला गया बच्चा तो आँख दिखाते हैं। इससे बच्चा क्या होता है? तनाव में आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया एनसीएफ 2005 कहता है कि बालकों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। फिर नेक्स्ट कहता है एनसीएफ 2005 विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें रख ले, ये सब क्या है? विशाल पाठ्यक्रम रहे उसके अंदर, तो ये सब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। और कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम भी ठीक नहीं है। जैसे बहुत से शिक्षक रहते हैं क्लास में जब आएंगे तो इतना ज़्यादा शांति मतलब बनाए रहेंगे, बच्चों की इतना डांट टोट के शांति रखेंगे, तो कक्षा में बहुत ज़्यादा शांति भी ठीक नहीं है। हलचल होनी चाहिए क्लास में। फिर आपका नेक्स्ट है कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक ही शिक्षक अगर बार बार एक ही बालक को सजा देता है या पुरस्कार देता है तो बहुत से बच्चों के अंदर क्या आ जाती है? हीन भावना आ जाती है। इसीलिए सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें, ये एनसीएफ कहता है। और बच्चों के अनुभव को व स्वर को प्राथमिकता देते हुए कैसी शिक्षा दे? बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। और बच्चों की जो प्राथमिक स्तर पर कैसी मतलब भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों के अनुभवों को मतलब उनके अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर आपका कहता है कि शिक्षण का समय समय पर, जो शिक्षण होता है उसका समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए, उनका मापन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब शिक्षण का समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए, मापन होना चाहिए और मूल्यांकन होना चाहिए। और ये जो शिक्षक है एनसीएफ 2005 शिक्षक के लिए कहता है कि नवाचारी शिक्षा से अवगत कराया जाना चाहिए। मतलब शिक्षक को नवाचारी शिक्षा से अवगत कराना जाना चाहिए, जिससे उसके शिक्षण ज्ञान में क्या हो? वृद्धि हो। मतलब शिक्षक के शिक्षण ज्ञान में जब वृद्धि होगा तो वो अपना ज्ञान किस में बांटता है? छात्रों को बांटता है। तो छात्रों के भी ज्ञान में वृद्धि होगा। और शिक्षकों को सभी संसाधन जो है वो सही समय पर पहुँचा दिए जाने चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या क्या कहता है कि विषय को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। विषय को कैसे पढ़ाया जाए ये एनसीएफ कहता है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ धन कर्म। पाठ का मतलब होता है आपका पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का मतलब होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं पढ़ाने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही आपका क्या है? पाठ्यक्रम है। पढ़ाने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही आपका क्या है? पाठ्यक्रम है। सबसे पहले हम लोग गणित विषय को देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर बालक को गणितज्ञ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बालक को इस स्तर पर तर्क वितर्क करना तथा चिंतन करना सीखना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर बालक को तर्क वितर्क करना चाहिए गणित में, उस पर चिंतन करना सीखना चाहिए। इससे बालक के सोचने और समझने की शक्ति का क्या होगा? विकास होगा। मतलब जरूरी नहीं कि प्राथमिक स्तर पर ही बालक क्या बन जाए? गणितज्ञ बन जाए। फिर दूसरा, अगर आपका विज्ञान पूछे कि विज्ञान विषय को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो बालक पहले विज्ञान की जटिल अभिक्रिया न
बताकर, मतलब बालक को सबसे पहले जटिल अभिक्रिया ना बताई जाए, बल्कि उसे पर्यावरण का ज्ञान कराया जाए। क्या कराया जाए? पर्यावरण का ज्ञान कराया जाना चाहिए, जिससे बालक में रचनात्मकता का विकास होता है। किसका विकास होता है? रचनात्मकता का विकास होता है। और बालक में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और फिर आपका जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान को, जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर आपका इतिहास आता है, राजनीतिक विज्ञान आता है, भूगोल आता है, कई सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान के अंदर आता है। तो मतलब पहले इसमें समान जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना चाहिए? स्तर को बढ़ाना चाहिए। मतलब पहले समान जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे स्तर को बढ़ाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहता है आपका। तो दोस्तों, हम लोग का आज का टॉपिक एनसीएफ 2005 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।